काव्यांगन के सभी सुधी सदस्यों और सभी साहित्य के प्रेमियों को मैं मंजू छिल्लर काव्य गंगा लाइव के इस मंच से हार्दिक वंदन करती हूँ। काव्य गंगा लाइव के इस मंच से हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि काव्यांगन पटल के बहुचर्चित और आप सबके द्वारा पसंद किए जाने वाला कार्यक्रम काव्य गंगा लाइव का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्ण रूप से हिंदी को समर्पित हिंदी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए काव्यांगन को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। काव्यांगन की स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा डीलिट विद्यावाचस्पति के संरक्षण में 21 फरवरी 2018 को हुई। काव्यांगन का उद्देश्य सर्वविदित है, साहित्य की सेवा। हम समाज और पटल के प्रत्येक सदस्य का, चाहे वह स्थापित प्रतिष्ठित रचनाकार हों, लिखना सीखने की इच्छा रखते हों या केवल साहित्य प्रेमी हों, पूर्ण रूप से समान सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। मंजिलें यदि हैं कठिन तो हम भी फिर प्रतिबद्ध हैं। मंजिलें यदि हैं कठिन तो हम भी फिर प्रतिबद्ध हैं। है कटीले मार्ग यदि तो कंटक हमें भी सिद्ध हैं। जब आपकी कलम से निकले शब्द आंखों में तरंगित हों, कानों में झंकृत हों, मन में खुशियों की हिलोरें लेने लगे, तब हृदय पटल से भावों का मंथन होते हुए एक काव्य गंगा प्रवाहित होती है और इस काव्य के आंगन पर आच्छादित हो जाती है। काव्य की तरंगे बनकर, काव्य की धारा बनकर, काव्य से निरंतर निर्झर निर्मल प्रवाहित होती है आपके मन में और युग युगांतर तक अपनी छाप छोड़ जाती है। काव्य गंगा के इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय साहित्य जगत की दो महान विभूतियों से कराते हैं। मैं आज ऐसे ही दो महान विभूतियों के साथ काव्य गंगा के इस मंच पर उपस्थित हूँ। कवियत्री श्रीमती आरती रावत जी और हमारे साथ दूसरे कवि जुड़े हुए हैं श्रीमान विवेक गोयल जी। कवि श्रीमती आरती जी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी शिक्षा बीएससी, बीएड, एमएड, व्यवसाय से आप विज्ञान शिक्षिका हैं। लेखन विधा, कविता, गजल, गढ़वाली भाषा में भी काव्य लेखन तथा काव्य पाठ, साहित्यिक उपलब्धि 12 साझा संकलन प्रकाशित, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर कविताएं प्रकाशित, कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से काव्य पाठ, देहरादून दूरदर्शन प्रसार भारती से काव्य गोष्ठियों में प्रतिभागिता और सम्मान पत्र। जून 2024 में बाली में उत्कृष्ट काव्य पाठ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागिता हेतु सम्मानित। हमारे जो दूसरे कवि हैं विवेक गोयल जी, ये दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी शिक्षा बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीटेक कंप्यूटर साइंस, कई भाषाओं का बेसिक ज्ञान जैसे तमिल, बांग्ला, उर्दू आदि। अनुभव दूरसंचार विभाग में उप महाप्रबंधक, 28 वर्षों का अनुभव, कई प्रकार की संचार सेवाओं में प्रशिक्षण, लेखन विधा, गीत, गजल, भजन, छंद, मुक्त कविताएं, मुक्तक लेख आदि। आकाशवाणी पर युवा वाणी के महफिल प्रोग्रामों को प्रस्तुत किया है। प्रकाशन शब्द साक्षी हैं। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कई जाने माने पटलों पर रचनाएं प्रकाशित। उपलब्धियां संचार के क्षेत्र में कई प्रशासित पत्र, अन्य सम्मान श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, साहित्य सुमन सम्मान, शारदा काव्य शिरोमणि सम्मान। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माँ सरस्वती का आवाहन होना ही चाहिए। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, मेरा शब्द
शब्द छूकर मेरी भावनाओं में उतरो, मेरी साधना अधूरी मेरी कल्पना में बिखरो। मैं माँ की वंदना के लिए आदरणीय आरती रावत पुंडिर जी से अनुरोध करती हूँ। स्वागत है मैम आपका मंच पर, आरती रावत जी। स्वागत है। धन्यवाद मंजू जी। मंचासीन सभी विद्वत मूर्धन्य साहित्यकारों को सादर प्रणाम, और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी कविगण हैं, श्रोतागण हैं, सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ। और ये बातचीत हमारी आगे चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं पटल को प्रणाम करते हुए, काव्यगण का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए माँ शारदे का आह्वान करती हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िएगा, अच्छा लगे तो गुनगुनाइएगा। तेरी वीणा की बन जाऊं तार, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दो मुझको माँ वरदान। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ईश्वर की हो देवी ओ माता, मैं भी जानू सुरों का सार, मैं भी जानू सुरों का सार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, आए चरणों में जो भी तुम्हारे, आए चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो उसके सारे, मन का मिट जाए सब अंधकार, मन का मिट जाए सब अंधकार, ऐसा दो माँ मुझे वरदान। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। धन्यवाद। बहुत ही मधुर मधुर गान, बहुत बढ़िया। आरती जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, आनंद आ गया। माँ शारदे से प्रार्थना करती हूँ कि मंच पर उपस्थित और हमारे सभी दर्शकों के हृदय में निवास करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय विवेक गोयल जी से पूछना चाहूंगी कि वे अपने साहित्यिक जीवन के बारे में संक्षेप में कविता लेखन कब और कैसे प्रारंभ किया, और हमारे दर्शकों के साथ एक अपनी मनपसंद कविता भी साझा करें। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ बहुत सुंदर संचालन के लिए, और साथ ही उत्कृष्ट कवयित्री जो मेरे साथ आज इस मंच पर आसीन है, श्रीमती आरती रावत पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा प्रारंभिक साहित्यिक जीवन, जैसा कि सभी को लगता है बचपन से ही कि हम कुछ लिख सकते हैं, हम चारों तरफ थोड़ा अपने आसपास के जो हमारे चारों तरफ जो चल रहा होता है, हम उसको कोशिश करते हैं कुछ अपने शब्दों में बांधने की। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो छात्र जीवन है उसमें कुछ ना कुछ लिखने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसको हम कितना आगे ले पाते हैं, कितना ले जाते हैं उसे आगे। तो मैंने अपने आसपास के जो अनुभव थे उनसे लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मंचों पर, स्कूल के मंचों पर या कॉलेज के मंचों पर जाना, लिखना, बोलना सीखा, और वहीं से मुझे इसमें गहरी रुचि हुई। इस तरह से मेरा साहित्यिक जीवन शुरू हुआ। सर, कोई एक मनपसंद कविता भी साझा करें। जी जरूर। कविता अपने आप में एक एंटिटी है। कविता के बारे में कहा जाता है कि कालजयी होती है। तो कविता जब खुद को
परखती है कि मैं कैसे तैयार हुई, उसके ऊपर मैंने एक कुछ रचना लिखी है, जी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं एक क्षणभंगुर कविता हूं। मैं एक क्षणभंगुर कविता हूं, कल कल बहती एक सरिता हूं। मैं एक क्षणभंगुर कविता हूं। क्या बात है, बहुत सुंदर। जन जन में विचरण करती हूं, जन जन में विचरण करती हूं, नभ में आलोकित सविता हूं। मैं एक क्षणभंगुर कविता हूं। क्या बात है। मुझको मन में बोला होगा, मुझको मन में बोला होगा, कुछ भावों को तोला होगा, फिर व्यर्थ समझ मुझको तजने लेखक का मन डोला होगा। लेखक का मन डोला। कभी कभी हम लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, उसे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इच्छा फिर अकुलाई होगी, इच्छा फिर अकुलाई होगी, मन को कुछ समझाई होगी। गायत्री का वरदान समझ मन ही मन इठलाई होगी। शब्दों को दे दो रंग कोई, शब्दों का दे दो रंग कोई, जीवन को दे दो संग कोई। प्रेरक कोई अनुबंध लिखो, प्रेरक कोई अनुबंध लिखो, या उत्प्रेरक संबंध लिखो। क्या बात राणा है, बहुत प्रताप का सुंदर, भाल लिखो, बहुत राणा सुंदर। प्रताप का भाल लिखो, या फिर दरिद्र का हाल लिखो। वैदेही की करुणा लिख दो, क्या बात। वैदेही की करुणा लिख दो, मृग छोने की तृष्णा लिख दो। रानी झांसी की कथा लिखो, रानी झांसी की कथा लिखो, अंतर मन की कुछ व्यथा लिखो। भारत का गौरव गान कहो, भारत का गौरव गान कहो, पौराणिक वेद पुराण कहो। बोलो कुरान या गुरबानी, बोलो कुरान या गुरबानी, या सतगुरु की अमृतवाणी। लिखना कुछ भी पर भान रहे, लिखना कुछ भी पर भान रहे, वंचित समाज का ध्यान रहे। हे काव्य प्रणेता, हे काव्य प्रणेता छंदकार, साहित्य सृजन की सुन पुकार। मुझको कुछ ऐसा रच देना, कविता कह रही है, मुझको कुछ ऐसा रच देना, अनुपम भावों का हो श्रृंगार, अनुपम भावों का हो श्रृंगार। पाठक जब भी रसपान करे, पाठक जब भी रसपान करे, धीरज धर मुझको चित्त धरे। लेखक का मन भी खिल जाए, उत्कृष्ट समीक्षा मिल जाए, उत्कृष्ट समीक्षा मिल जाए। और अंतिम है कि अंतर मानस पर कर नर्तन, अंतर मानस पर कर नर्तन, मन चेतन का हो उद्दीपन। क्षणभंगुर से, क्षणभंगुर से बन काल जयी, क्षणभंगुर से बन काल जयी, इतिहास रचूं वो ललिता हूं। मैं एक क्षणभंगुर कविता हूं, मैं एक क्षणभंगुर कविता हूं। बहुत बहुत अनुपम, अनुपम, उत्कृष्ट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, आपकी कविता ने सर्व मंत्र मुग्ध कर दिया। आशा है आपके शब्दों से हमारे दर्शक भी अभिभूत हो गए होंगे। कवि का यही धर्म है, समंदर पी रहा होता जो अपना ही स्वयं पानी, समंदर पी रहा होता जो अपना ही स्वयं पानी, जहां सूखा पड़ा होता तरसते हम भी पानी को। आदरणीय आरती जी, आंतरिक भाव को व्यक्त करते रहना, आंतरिक भाव को व्यक्त करते रहना मानव और मानवता दोनों के लिए उचित है। अपने मनोभाव को स्वर देते हुए आप अपनी लेखनी का जादू हम सबको दिखाती रहती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को आपसे अधिक कौन समझ सकता है। आप तो देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं। आपने अपनी काव्य यात्रा किस प्रकार प्रारंभ की, कोई भी रचना हमारे साथ साझा कीजिए। आदरणीय आरती मैम। स्वागत है आपका। धन्यवाद मंजू जी। जैसे आपने पूछा कि काव्य यात्रा की बात है, तो अभी आदरणीय गोयल जी ने बताया कि जब हम बचपन में होते हैं तो हम लेखन की जो हमारे अंदर एक उत्कंठा होती है, तो हम कुछ भी देख के लिखने लग जाते हैं, और तब ऐसा पता नहीं होता है कि इसको हमें रखना है आगे चल के। और मैं भी ऐसे ही बचपन में कॉपी के पन्नों के पीछे लिखा करती थी, और अगले साल वो कॉपी रद्दी में चली जाती थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि मैंने उसके पीछे कुछ लिखा था। मुझे पढ़ने का शौक था, मैं कादम्बिनी पढ़ती थी, प्रतियोगिता की जो परीक्षाओं की जो बुक्स आती थी उनके साथ साथ मैगजीन्स भी आती थी, तो मुझे उसमें समस्या समाधान, चित्र लेखन,
या कोई शब्द दे देते थे कि उसको उस पे लिखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं क्या लिख सकती हूँ और कितना अच्छा लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही चलती रही, तो कभी ये सोचा नहीं कि शायद कि मैं आगे जाके ये लेखन में जाऊँगी। तो जब 2012 में पहली बार सोशल मीडिया आया और मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन आया, तो फ़ेसबुक पे अकाउंट बना जैसे सबको शौक होता है। तो उस पे 2-2 लाइनें डालनी शुरू की और उस पे डालते-डालते बहुत सारे जो अपने परिचित होते हैं, उनको पता चला कि अरे! ये तो लिखती भी हैं। तो मैं क्योंकि साहित्यिक नगरी से भी हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप थे, उन लोगों को पता चला तो उन्होंने अपने बैठकों में मुझे बुलाना शुरू किया, मुझे सुना, मुझे सराहा, लिखने की प्रेरणा दी और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। सोशल मीडिया ने मुझे बहुत पहचान दी और उसके कारण ही फिर जैसे-जैसे मेरी पहचान बढ़ी, तो मुझे अपने ही देश में बहुत जगह, बहुत सारे राज्यों में जाने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छे-अच्छे साहित्यकारों से मिलने का सौभाग्य मिला और आज भी उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ आती-जाती हूँ, बातचीत करती हूँ। तो जैसे आपने बोला कि मैं देवभूमि से हूँ, जी। तो देवभूमि ने को मतलब ईश्वर ने हमको बहुत सारी नेमतें बख्शी हैं कि हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, हमारे यहाँ फूलों की घाटी है, हमारे यहाँ हिमालय को ईश्वर ने हमें इतने करीब से देखने का सौभाग्य दिया है, हमारे यहाँ गंगा का उद्गम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उत्तराखंड की बात हो और हिमालय की बात ना हो, वो ये तो मैं छोड़ूँ कि मुझे अपनी हर रचना प्यारी है, वो तो मैं एक तरफ रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिमालय का हम पे बहुत आशीर्वाद है। और हम अगर देवभूमि से हैं और हम हिमालय की बात ना करें, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं हिमालय को अपनी 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, आपको भी अच्छा स्वागत। लगेगा। धन्यवाद। ये हिमालय है हिम किरीट सा, हिमाच्छादित हिम सिंधु है ये हिमालय है हिम किरीट सा, हिमाच्छादित हिम सिंधु है ये, साहित्य रचा इस पर कवियों ने, हिंदी के माथे का बिंदु है ये हिमालय है हिम किरीट सा, आलय है ये ऋषि मुनियों का, उद्गम है सारी नदियों का, क्या बात। खग मृग निरंकुश करते विचरण, खग मृग निरंकुश करते विचरण, प्रहरी है अपना सदियों का ये क्या बात। हिमालय है हिम किरीट सा, बहुत सुंदर। रक्षक है ये मानव मन का, भक्षक है ये दानव जन का, इसके अंक में जो तप जाता, पा जाता है सारे जीवन का ये हिमालय है हिम किरीट सा। बहुत धन्यवाद। सुंदर। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आपने अपनी कविता द्वारा काव्य प्रतिभा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह हमारे दर्शकों के समक्ष सराहनीय है और मैं आपकी अनूठी प्रतिभा से स्तब्ध हूँ। आइए बहुत कार्यक्रम धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी को मुस्कुराकर देख लेते हैं, जिंदगी को मुस्कुराकर देख लेते हैं, आपकी बातें सुनाकर देख लेते हैं। वाह वाह। आदरणीय विवेक जी से मेरा अगला प्रश्न है कि पाठकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या आलोचनात्मक हो, आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती हैं और आप कैसा महसूस करते हैं? बताइए सर। जी, कोई भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग पूरे जीवन हम अपनी अपनी खुशी से के लिए कम और दूसरों की नजरों में हमारा क्या स्तर है, क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं, इस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। तो उसी तरह से जब हम रचनाएं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी चल रहा होता है कि ये पाठकों को कैसी लगेगी। तो प्रतिक्रिया का बहुत बहुत
प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो निश्चित ही प्रेरणा मिलती है आगे और लिखने की, उसी तरह से अच्छा सृजन करने की और किस तरह से हम लिखें क्या। लेकिन कई बार जो रचनात्मक आलोचना होती है वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो पाठक वर्ग है या जो हमारे समकालीन रचनाकार हैं वो हमारे बारे में या हमारे लेखन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर उन्हें कुछ लगता है, अगर वो हमारी कुछ रचनात्मक कमियां निकालते हैं तो उसका सदैव स्वागत होना चाहिए। मैं हमेशा उसको एक पॉजिटिवली को लेता हूँ और उसे अपनी अगली रचना में आत्मसात करने की भरसक प्रयत्न करता हूँ। जी, आपने विशाल हृदय के साथ पाठकों की आलोचना एक नया रूप देकर बताया कि आलोचना हमेशा कवि का उत्साह बढ़ाती है, उत्साह कम नहीं करती, उन्हें कुछ और लिखने की प्रेरणा देती हैं और प्रेरित करती हैं। आरती जी, उड़ान अभी बाकी है, आसमां भी अभी बाकी है, बात आज हौसलों की, कहानी अभी बाकी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन दिनों आप किसी पुस्तक या साझा संकलन पर कार्य कर रही हैं? अपनी मनपसंद एक रचना हमारे दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए। स्वागत है आरती जी। स्वागत। धन्यवाद मंजू जी। हाँ, आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी जनवरी में हमारा जो प्रोग्राम है दुबई में होने वाला है, तो वहाँ पे हमारा एक साझा संकलन है, उस पे काम चल रहा है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहाँ पे बहुत सारे जितने भी हम कविगण वहाँ पे जाएंगे, मिलेंगे, तो उन सारे लोगों की वहाँ पे जो काव्य सम्मेलन होगा तो उसके साथ साथ उनकी रचनाओं का वहाँ पे एक बुक भी पब्लिश होगी, तो उस पे काम चल रहा है। तो देखते हैं कब तक सफल हो पाता है। शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत आभार आपका। तो जैसे आपने कहा कि एक रचना मैं आपके साथ साझा करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला कि देवभूमि की बात की और हिमालय की बात की, अब मैं ये चाहती हूँ कि हिमालय की बात हो और माँ गंगा की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो मैं माँ गंगा पे पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी कि आप लोग आज देख रहे हैं कि माँ गंगा की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है और उसके लिए हमें अभियान चलाने पड़ रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत मलाल है, इस चीज का मुझे दुख होता है कि हमारे देश में हर काम के लिए अभियान चलाने पड़ते हैं, चाहे वो स्वच्छता के लिए है, चाहे वो अन्य चीजों के लिए है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो जिस गंगा ने हमारे पुरखों को तारा, हमारे पापों को तारा, आज वो गंगा बिलख रही है। हमने उसको इतना मलिन कर दिया है कि आज वो बिलख रही है। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ तक न्याय कर पाई, कितना लिख पाई और कितना मैं आप लोगों से उस कविता को कनेक्ट कर पाऊंगी, लेकिन मैं जरूर आपके साथ उसको साझा करना चाहूंगी। सुनिएगा। गौमुख से विहार करती निकल पड़ी हरिद्वार को मैं, गौमुख से विहार करती निकल पड़ी हरिद्वार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। कौन कौन ना घाट सवारे, किस किस के ना तारे पाप, गुना जोड़ कर प्यार मिलेगा, छोड़ चली घर बार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। नित नित मैंने जगत को तारा, मलिन हो गई पावन धारा, नित नित मैंने जगत को तारा, मलिन हो गई पावन धारा, अब अपने उद्धार की खातिर कोसू हूँ सरकार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। राजा भगीरथ क्यों कर सुन ली मैंने तेरी करुण पुकार, राजा भगीरथ क्यों कर सुन ली मैंने तेरी करुण पुकार, तार के तेरे हजार पुरखे खोजूं तारनहार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं।
निर्मल गंगा निश्चल गंगा चाहे करो कोई अभियान, निर्मल गंगा निश्चल गंगा चाहे करो कोई अभियान, पा न सकूंगी इस जीवन में शिवलट सी जलधार को मैं, पा न सकूंगी इस जीवन में शिवलट सी जलधार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। और अंतिम बंद है, हे मानव कर कृपा जरा सी विनती करे ये ब्रह्म सुता, हे मानव कर कृपा जरा सी विनती करे ये ब्रह्म सुता, और न दूषित करना मुझको हर लूंगी संसार को मैं, और न दूषित करना मुझको हर लूंगी संसार को मैं, बिछड़ के माँ के आंचल से कितना तरसी हूँ प्यार को मैं। वाह, धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत सुंदर। काव्यांगन मंच और हम सब आप जैसी विदुषी का साथ पाकर धन्य हैं। हम धन्य हैं कि आप दोनों आज हमारे साथ काव्य गंगा के इस निर्मल धारा में हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपको अक्सर कहते सुना है कि प्रेम का समंदर अपने साथ लिए फिरता हूँ, कभी पास बैठ तेरी सौगात लिए फिरता हूँ। तो आज मौका भी है सर और दस्तूर भी कि आपके मन की बात सुनी जाए। वह सौगात आज बेसब्री से हम सब सुनना चाहते हैं। स्वागत है विवेक सर आपका। स्वागत है, स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। तो अब मैं एक ऐसी रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो मेरे मन के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसमें मैंने नारी के सुकोमल हृदय को उसको पढ़ने की कोशिश की है, और जब वो क्या कहती है और उसका भाव क्या है, उसमें क्या क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, उसको जानने की कोशिश की है। दो नारियां मेरे सामने हैं, आशा है आप बताएंगी स्वागत है। जो सोचा है वो सही है कि नहीं। स्वागत। मैं शुरू करता हूँ कि जब वो तुमसे पूछती है आज खाना कैसा बना है, क्या तुम कर सकते हो सार्थक उसके पसीने से भीगे चेहरे की संतुष्टि को, उसकी दैनिक जद्दोजहद को, क्या बनाऊं से कैसा बना है कि अनथक सफर को। जब वो तुमसे पूछती है, जब वो तुमसे कहती है काश मैं 2 शेड्स और गोरी होती, जब वो तुमसे कहती है काश मैं 2 शेड्स और गोरी होती, क्या तुम उसे बता सकते हो कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हो, कि उसकी तांबई रंगत भारी है विश्व सुंदरियों पर। जब वो तुमसे पूछती है, जब वो तुमसे पूछती है कैसी लग रही हूं मैं, तो वो तुमसे सत्य नहीं पूछना चाहती, वो पाना चाहती है रत्ती भर स्नेह। तुम दे सकते हो ना मुट्ठी भर आकाश, प्रेम के 2 शब्द जो तुम दिया करते थे संबंधों के प्रारंभिक छोर पर। शुरू में तो बहुत कुछ कहते थे, कहना बंद कर दिया। जब वो तुमसे पूछती है, जब वो तुमसे पूछती है क्या मैं मोटी हो गई हूं, तपाक से जवाब देने से पहले रुको, थोड़ा सर झुकाकर अपने अनवरत बढ़ते हुए उधर की तरफ भी देख लो कभी। और कभी जब वो नितांत मौन होकर निहारती है तुम्हें, क्या तुम समझ सकते हो उसका मूक समर्पण, उसकी निष्ठा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, वो प्रेम जो तुम्हें अपना अस्तित्व सौंप चुका है। काश तुम समझ पाते। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। भाव बहुत।
आदरणीय आरती जी से मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगी कि आज के समय में बच्चे हिंदी से दूर भागते हैं, तो हम बच्चों को कैसे उसमें लेकर आए मैम? तो कुछ साझा कीजिए, कुछ विचार आपके अपने। जी जरूर। मैंने जैसे मैं पिछले 25 सालों से मैं एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, तो मैंने छोटे बच्चों से लेकर और टीनेजर तक मतलब सारे बच्चों को देखा है, उनको पढ़ाया है, परखा है। तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के आने से थोड़ा ऐसा हुआ है कि हिंदी से थोड़ा विमुखता हुई है, क्योंकि अधिकतर हमारे जो सारे काम-काज हैं, पढ़ाई से लेकर अन्य चीज़ें, तो लोग मतलब इंग्लिश को ज़्यादा वो मानते हैं कि अगर कोई इंसान इंग्लिश बोल रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा-लिखा है या ये ज़्यादा रसूख वाला है। तो हमको मतलब हम अपने स्कूलों में भी करते हैं कि छोटे-छोटे कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और मैंने बच्चों के लिए भी लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे बच्चों के जो चैप्टर होते हैं हिंदी के, तो मैं उनको जी। पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं उनको कविता के रूप में ढालती हूँ। जी। उनके जिस तरह से उनका मानसिक स्तर है, उस तरह की कविता उसको बना के और उस पाठ को हाव-भाव के साथ उनको सुना के उसको और रोचक बनाती हूँ, कि ताकि उनको लगे कि हाँ। और फिर हम बीच-बीच में जो प्रोग्राम करते हैं, तो उनको ये बताते हैं क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है जी। और जैसे कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें तो ये भी आ गया है कि अब हम बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाएँ। अगर उनकी समझ में नहीं आता है, तो हम उनको क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाते हैं क्योंकि हम ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ जी। पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है बच्चों को कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती, तो उनको हीन भावना आती है, कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही। तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जितनी जो अभिव्यक्ति है, जितनी चीज़ें हम हिंदी में किसी को समझा सकते हैं, उतना बेहतर हम इंग्लिश में नहीं समझा सकते। हमारी हिंदी में प्रत्येक भाव के लिए एक शब्द है, जबकि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे भावों के लिए एक शब्द है और जी, उस एक बिल्कुल। शब्द को बोलते हैं, फिर हम उसके अर्थ निकाल देते हैं कि इसका अर्थ यहाँ पे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन हमारे हिंदी में अगर हम प्रेम से ही ले लें कि अगर प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, मोहब्बत है, प्यार है, तो मतलब ये कितने हैं, शब्द क्या हैं ये? मतलब शब्द भी जितने शब्द हैं उतने भाव हैं, अलग-अलग जगह हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको मतलब इस तरह से बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ भी हमने एक वो लाइब्रेरी वो कर रखी है, बना रखी है और उसमें बच्चों को हम पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप कहानी अपनी पसंद की जो भी साइंस की बुक है, हिंदी की हैं, अन्य हैं, आप उनको पढ़िए, सीखिए, हमसे पूछिए। तो इस तरह के कार्यक्रम हमें चलाने चाहिए और आजकल के अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में जो कुछ हो रहा है और इंग्लिश में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो ही सब कुछ करते हैं, नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो प्योर हिंदी बोलते हैं और बहुत आगे तक गए हुए हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा बच्चों को। बहुत सही कहा। बहुत सही, बहुत बिल्कुल। विवेक सर, आज हमने गज़ल लिखते हुए आपको देखा है, तो हमें भी गज़ल सुना दीजिए और हमारे श्रोतागण हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो स्वागत है जी। सर आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक गज़ल से जोड़ता हूँ आपको। जो खफ़ा है, खफ़ा नहीं होता। जो खफ़ा है, खफ़ा नहीं होता, हमने गर सच कहा नहीं होता। क्या बात। जो खफ़ा है, खफ़ा नहीं होता, हमने गर सच कहा नहीं होता, आता एक बार मेरी महफ़िल में। आता एक बार मेरी महफ़िल में, छोड़कर फिर गया नहीं होता, छोड़कर फिर गया नहीं होता। जो खफ़ा है, खफ़ा नहीं होता। तेरी यादों का काफ़िला होता। तेरी यादों का काफ़िला होता, दिल में ना फिर कोई गिला होता। तेरी यादों का काफ़िला होता, दिल में ना फिर कोई गिला होता। तिश्नगी में रोज़ तेरी जलते हैं। तिश्नगी में रोज़
तेरी जलते हैं सिला ऐसा दिया नहीं होता, सिला ऐसा दिया नहीं होता, जो खफा है खफा नहीं होता। और होश में तुझ पे मर गया कैसे, होश में तुझ पे मर गया कैसे, हंसी गुनाह ये कर गया कैसे। क्या बात है। काश कासिद ने मुझको गफलत में, कासिद माने पोस्टमैन, काश कासिद ने मुझको गफलत में पता तेरा दिया नहीं होता, क्या बात है। पता तेरा दिया नहीं होता, जो खफा है खफा नहीं होता। बेहतरीन। कुछ तो उल्फत तेरी रही होगी, कुछ तो उल्फत तेरी रही होगी, कुछ मोहब्बत मेरी रही होगी, कुछ तो उल्फत तेरी रही होगी, कुछ मोहब्बत मेरी रही होगी। हाथ मेरा तू भरी महफिल में, हाथ मेरा तू भरी महफिल में यूं दबाकर गया नहीं होता, यूं क्या बात दबाकर है। गया नहीं होता, जो खफा है खफा नहीं होता। वाह। और आखिरी शेर है कि बाद मुद्दत के तेरी दीद हुई दर्शन, बाद मुद्दत के तेरी दीद हुई, दिल जले शायरों की ईद हुई, बाद मुद्दत के तेरी दीद हुई, दिल जले शायरों की ईद हुई। पड़ा था खम जो तेरी जुल्फों में, जो घुंघराले बाल होते हैं, कि पड़ा था खम जो तेरी जुल्फों में, काश सीधा किया नहीं होता, काश क्या बात है। सीधा किया नहीं होता, जो खफा है खफा नहीं होता। बहुत सुंदर। हमने अगर सच कहा नहीं होता, हमने अगर सच कहा नहीं। बहुत शुक्रिया सुंदर शुक्रिया। सर, बहुत सुंदर। आरती जी, आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी गढ़वाली भाषा में भी काव्य लेखन किया है आपने, तो हमारे श्रोताओं को आप एक गढ़वाली में कोई भी एक कविता सुना दीजिएगा। स्वागत है मैम आपका। स्वागत है। चलिए, धन्यवाद पुनः। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे गढ़वाली में सुनाने का भी अवसर मिलेगा, तो चलिए ये अवसर मिला है तो जरूर इसका लाभ उठाया जाए। जी जी, स्वागत स्वागत। और हाँ जी, अपनी रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बार काव्यांगन पटल को आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और आदरणीय हमारे जो मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हैं उनको यहाँ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अगर मुझे काव्यांगन पे जोड़ा नहीं होता तो मुझे इतने मूर्धन्य साहित्यकारों से मिलने का अवसर प्रदान नहीं होता। तो मैं बहुत बहुत अपने को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं इस पटल से जुड़ी। और आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी जो है, उनके बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मैं जब उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ तो मैं इतनी अभिभूत हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि अरे ये तो मैं भी सोच रही थी पर मैं क्यों नहीं लिख पाई, ऐसा मुझे होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लगातार पढ़ती रहती हूँ, जैसे उनमें से सीमा नयन जी हैं, शिल्पी जी हैं, याशी जी की गजलें मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज्यादा। याशी जी हैं, जय गोपाल जी हैं, विवेक गोयल जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, और डॉक्टर राकेश शर्मा जी हैं, मीना खन्ना जी हैं, और प्रतिमा जी हैं। तो इन लोगों का, क्योंकि ये लोग जब भी मैं खोलती हूँ तो अक्सर मुझे इनकी कोई ना कोई रचना दिख जाती है, तो मैं इनको अक्सर पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने समृद्ध पटल पे हूँ और मुझे सीखने का, समृद्ध होने का अवसर मिल रहा है। तो जब आपने गढ़वाली की बात की है तो मैं अपनी एक गढ़वाली रचना आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। ये बहुत फेमस है ये रचना, और जहां भी अगर मैं जाती हूँ तो इसको सुनाने की दरकार होती है कि आप सुनाइएगा। और सरल शब्दों में है, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। जो इसमें भेदभाव का है कि लड़की और लड़का का जो भेद होता है, हम लोग करते हैं कि बेटा होता है तो बहुत खुशियां मनाते हैं, उसके लिए हम अलग सा काम, उसकी परवरिश अलग डिसाइड कर देते हैं, और लड़की होती है तो उसके लिए हम हर चीज अलग डिसाइड कर देते हैं। तो इसमें ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो नहीं, दोनों बराबर हैं, दोनों का अस्तित्व है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है कि बिना आदमी और बिना औरत, दोनों के बिना गृहस्थी या दुनिया या सृष्टि कुछ भी नहीं चल सकती है। तो उस पे ही आधारित है, तो सुनिएगा। स्वागत। नो तुम्हारू घर को दियोच, नो तुम्हारू घर को दियोच, नौनी रिद्धि सिद्धि च, नो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च,
नौनो अगर बंस बेल नौनी वंश वृद्धि च नौना ने जन्म लीनी थकुली भी बजाई बल कि नौना ने जन्म लीनी थकुली भी बजाई बल नौनी का चरण पौड़िया गिचुकिल लटकाई बल नौनो घरकु तीज त्योहार नौनी दिशा ध्यानी च नौनो जीव को अमन चैन नौनी मुखड़ी पानी च नौनो जीव को अमन चैन नौनी मुखड़ी पानी च नौनो बुडिंदा कुसारू कि नौनो बुडिंदा कुसारू नौनी जीवन भर की निधि च नौनो अगर बंस बेल नौनी वंश वृद्धि च क्या बात। नौना ते पढ़े लिखे किसाब भी बढ़ाई बल कि नौना ते पढ़े लिखे किसाब भी बढ़ाई बल नौनी ते सीखे कि धान पुंगड़ियों माँ मिसाई बल नौना ने कमाई लाख व्यसनु माँ गवाई साख नौनी ने खून पसीना बगे के सोना माँ ढलाई राख नौनो तुम्हारू सो कारच नौनी भी समृद्धि च नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च क्या बात। नौना पर लुटाई लाड़ घोर का करया द्वी फाड़ नौनी ते घुराई आखी विनई लगाई साकी नौना ने जयदाद देखी बेबुओं की करी अनदेखी नौनी ने बेबुओं मा अपन भाग समझी बेबुओं मा धर्म देखी नौनी ने अपनो भाग समझी बेबुओं मा धर्म देखी खानदाने की जड़ च नौनू खानदाने की जड़ च नौनू नौनी भी अभिवृद्धि च नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च और अंतिम है कि अंतिम में कि हम क्या सोचते हैं। आजकल पितृपक्ष भी चल रहा है और ये हमारी सोच है, सुनिएगा। नौनो स्वर्ग जाने की सीढ़ी तय कभी नहीं चलनिया पीढ़ी कि नौनो स्वर्ग जाने की सीढ़ी तय कभी नहीं चलनिया पीढ़ी नौनी द्वी घरों की शान से जन दी नहीं जान कि नौनी द्वी घरों की शान से जन दी नहीं जान अब तो समझा नरे नारी बराबर च जिम्मेदारी अब तो समझा नरे नारी बराबर च जिम्मेदारी कम ज्यादा कोई भी नीच भेद भाव नहीं करा बीच कम ज्यादा कोई भी नीच भेद भाव नहीं करा बीच नौनो तुम्हारा कुल की हाम कि नौनो तुम्हारा कुल की हाम नौनी भी परिसिद्धि च नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च नौनो अगर वंश बेल नौनी वंश वृद्धि च। धन्यवाद। क्या बात है, बिल्कुल ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। बहुत समझ में आया होगा। बिल्कुल बहुत सुंदर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आधुनिक तकनीकी सोशल मीडिया द्वारा चलाए जा रहे काव्य पटलों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या साहित्य को इससे कुछ लाभ होगा? तो विवेक सर आप बताइए, पहले आप बताइए सर। जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया या जो सोशल मीडिया की जो इतना प्रचार और प्रसार हुआ है, उसी कारण से आज हम ये गोष्ठी कर रहे हैं। देखिए, और हम कितना दूर दूर बैठे हैं, और आप हरियाणा में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं देहरादून में बैठी हैं, और उसके बाद हम लोग सब एक साथ मिलके इसका एक आनंद उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सुलभता, ये व्यापकता सोशल मीडिया के कारण से ही हमें प्राप्त हुई है। इससे जो नवोदित जो रचनाकार हैं खासकर, उनको बहुत फायदा हुआ। उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत दूर दूर तक, अब जैसे मैम बता रही हैं आरती जी की, दुबई में जाकर अपना कवि सम्मेलन और उसके बाद एक पुस्तक का विमोचन, तो ये सब चीजें, इसकी जो आधारशिला है वो हमने रखी कहाँ? सोशल मीडिया पे रखी। उसके बाद जब हम एकत्रित हो गए, एक सूत्र में बन गए, तो फिर हम जाके वहां पे एक उस तरीके से हम मिलते भी हैं सजीव रूप से। तो मुझे लगता है एक तो बहुत ये जो व्यापकता फैली वो इसी वजह से फैली। दूसरा, एक संवाद बहुत बढ़ गया, साहित्यिक संवाद बहुत बढ़ा कि जैसे मैंने कोई रचना डाली,
उसके ऊपर मान लीजिए 10 लोगों ने कमेंट किए, 20 लोगों ने कमेंट किए, कुछ लोगों ने अच्छे किए, कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि नहीं आपने इसमें ये गलती की है। जैसे मैं बताता हूँ, शुरू में हम जैसे हम हूँ लिखते हैं तो हूँ के ऊपर चंद्र बिंदी होनी चाहिए, हम अक्सर करके एक सिंगल बिंदी लगाते हैं। गलत है। तो वो मुझे पटल पर ही एक कवित्री है, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, इसको आपको इस तरह से लगाना चाहिए। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम स्वभाव से हम कोई कवि नहीं है, हम अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मैम टीचिंग का कार्य कर रही हैं, मैं संचार सेवा देखता हूँ, लेकिन ये जो चीज है ये हम अपने अपने स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। एक नकारात्मक पहलू भी मुझे लगता है इसमें, जो कि कई बार बिना मूल्यांकन के ही रचनाएं पटल पर आ जाती हैं। तो मूल्यांकन ना होने की वजह से जो उनका स्तर है वो कई बार उतना अच्छा नहीं हो पाता, और कई मंच तो उस पर सभी को सहभागिता के तौर पर प्रशस्ति पत्र भी दे देते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो उस तरीके से वो रचनात्मक आलोचना जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती रचनाओं को, वो एक छोटा सा वो है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है एक स्वागत योग्य कदम है, और हम सभी को इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी आरती मैम से कि सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे जो काव्य पटल हैं, आप उनके विषय में आप भी अपने विचार रखिए मैम। जी जरूर। वैसे तो गोयल जी ने काफी कुछ बता दिया है, तो फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि जब से सोशल मीडिया आया है या ये पटल प्रारंभ हुए हैं, तो जहाँ फायदा हुआ है वहाँ थोड़े बहुत नुकसान भी हुए हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जो एक होता है ना कि विकास और विनाश एक साथ चलता है, तो अगर कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी जरूर होंगे। ये सोशल मीडिया से एक तो ये हो गया कि हमारी देश विदेशों तक पहुंच हो गई है। जब भी हम कोई लिखते हैं या कोई चीज साझा करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है, और उससे क्या होता है कि जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो नकारात्मक है, तो उसमें अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लें तो हमको सुधार करने का मौका मिलता है तुरंत, और हमको ये और अच्छा बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और इसमें एक चीज और होती है कि लेखक और पाठक एक वर्ग होता है कि दूर दूर होने के बाद भी एक संवेदना होती है कि जो आपस में हम लोग जुड़ जाते हैं, बिना मिले भी हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हैं, उनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन हमारी बहुत अच्छी बातचीत होती है और मैं उनसे जुड़ी हूँ। तो ये सब सोशल मीडिया के कारण ही है, और ये अच्छी बात है कि इससे हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है। लेकिन इसका थोड़ा सा, जैसे गोयल जी ने बताया कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, कि कई बार क्या होता है कि गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वही वाली बात है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चाहे वो नवोदित है, चाहे प्रतिष्ठित है, चाहे पहले से ही स्थापित है कवि, कोई जरूरी नहीं है कि हम स्थापित हैं तो हम हर बार बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा लिखते 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 उसको पूरा करते करते कई बार थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो मैं ये, जहां तक मेरा सोचना है, मैं अपने लिए खुले मन से स्वीकार करती हूँ कि जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरी रचना पे आप वाह वाह मत कीजिए, अगर आपको कहीं पे कमी लगती है तो आप बताइए कि अगर इसमें ऐसा होता तो ये ज्यादा अच्छी होती। जी। तो एक तरीका और एक उस तरीके से, और उसको हम भी पॉजिटिव लें। अब कई बार क्या होता है, कई लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जो हमारे वेल विशर होते हैं वो सोचते हैं इसको बुरा ना लगे, लोग तो वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आप ये सोचिए कि उससे हमारी ही जो हिंदी भाषा है हमारी ही, वो ही उसी को क्या हो रही है, ठेस पहुंच रही है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, तो इसका ध्यान रखना होगा हमें। बहुत सही कहा। मेरा अंतिम प्रश्न है विवेक सर से। सर, आप काव्य की शैली, जब आप काव्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो आप किस शैली का प्रयोग करते हैं? तो एक बार आपका स्वागत है सर, बताइए। नहीं, अब शैली कोई बंद के नहीं रहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम कवि है ही नहीं, हम अपने सुख के लिए, अपने स्वयं के खुशी के लिए लिखते हैं। तो शैली, अभी मैंने जैसे आपको अभी 3 कविताएं प्रस्तुत की, और तीनों ही अलग अलग शैली में आपने देखी। एक में मैंने, तो इस तरीके से शैली में बंद कर रहना, शायद या तो हमारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि हम एक शैली से बंद कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि हम
शैली से बनकर रहना नहीं चाहते। मैं कई बार और कई बार क्या होता है, हम हमेशा सीखते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ेंगे तभी हम अच्छा लिखेंगे भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अच्छा लिख भी नहीं सकते। हमारा जो शब्दकोश है वो तभी सुदृढ़ होगा, वो डिक्शनरी पढ़कर सुदृढ़ नहीं होगा। हम दूसरों की रचनाएं पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उन्होंने भावों को किस तरह से रखा है, तो वो पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि क्या मैं भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या ये गजल है, क्या मैं इस गजल को अपने भाव जो है मेरे वो गजल के रूप में डाल सकता हूँ, क्या मैं इसके जो वजन होते हैं गजल में, क्या मैं उसको निभा सकता हूँ। उसी तरह से भार हिंदी की कविताओं में भार होता है। तो वो धीरे धीरे वो चीज आती है और मुझे लगता है किसी से बन के नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे नई नई चीजें आए उसको आपको आत्मसात करना चाहिए। बहुत खूब सर। बात की बात में वक्त ही निकल गया, बात की बात में वक्त ही निकल गया, नया वक्त आया पुराना निकल गया। देखते रह गए न जाने किधर गया, देखते रह गए न जाने किधर गया, अभी की बात थी वक्त ही गुजर गया। क्या बात। समय रुकता नहीं, आज भी समय अपनी अबाध गति से चल रहा है। न जाने कब आपके साथ आज भी इसकी गति को हम महसूस नहीं कर पाए। आप दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक निश्चित ही अगले काव्य गंगा के लिए उत्सुक रहेंगे। काव्यांगन आप सभी का धन्यवाद करता है। मैं आज की काव्य गंगा को यहीं विराम देती हूँ। अगले काव्य गंगा में 2 नए और प्रतिष्ठित कवियों के साथ मैं मंजू छिल्लर दोबारा जल्दी ही आती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया और साथ ही मैं भी अपने सभी श्रोतागणों को और दर्शकों को जो लाइव में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद मंजू जी। नमस्कार। नमस्कार।